जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में। आज आपकी जो महिला महिला पर्यवेक्षक की जो क्लास चल रही है, जिसमें हम 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आज का जो अंतिम प्रहार का जो हमारा दौर चल रहा है, जिसमें आज की क्लास नंबर 6 में मैं आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। प्लस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपको मिक्स्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे? मिक्स्ड क्वेश्चन सारे देखने को मिलेगी। तो ये आपकी जो महिला पर्यवेक्षक की क्लास चल रही है, इसका जल्दी से जल्दी आप पूरी क्लासेस को शेयर कर दें ताकि उन लोगों तक ये क्लास पहुंच सके जिनको इन क्लास की ज़रूरत है। साथ ही में आप इसको शेयर करने के साथ पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को लाइक करना ना भूलें, शेयर ज़रूर कीजिएगा और फिर जब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिए सबसे पहले मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले एक बार प्लीज़ आप शेयर कर दें क्लास को ताकि सब तक ये क्लास पहुँच सके। चलिए, आई होप आप लोगों ने शेयर कर दी होगी। मिक्स्ड क्वेश्चन है, मैं और मैम आपके साथ बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही अच्छे क्वेश्चंस आपको लाने की कोशिश करते हैं। मिक्स्ड डिशेस क्वेश्चन, प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, हर टाइप के आपको क्वेश्चंस आज की क्लास में देखने को मिलेंगे, चाहे वो डिसीज से रिलेटिव हो, चाहे वो आपकी किसी भी और अदर चीज़ों से रिलेटिव। सारे क्वेश्चंस मैं आपकी क्लास में लेकर आई हूँ। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एक बार शेयर कर दें क्लास को ताकि सब तक ये क्लास पहुँच सके। इससे पहले कि अगर आपने 5, 4, 3, 2, 1 नहीं देखी हैं क्लासेस, उन्हें भी ज़रूर देख लें। सब में ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अब इसे हम सॉल्व करते हुए चलते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो लिखा है, इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। अब आपसे पूछा गया है इसमें से कौन सा पोषक तत्व है जो अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम प्रोटीन या 1 ग्राम विटामिन ए। अब जल्दी जल्दी इसका आंसर सॉल्व कर दीजिए। हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड्स मिलेंगे। केवल 10 सेकंड में आपको हर क्वेश्चन के लिए दूंगी, तो इसलिए आप हर क्वेश्चन को फटाफट कमेंट बॉक्स में डालते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप क्या आंसर लगा रहे हैं, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि आपका आंसर क्या है। इनकी PDF भी आपको मिल सकती है। PDF तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, विद्यालयपुर नाम है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 ग्राम वसा से हमें सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल स्पीड के साथ चलेंगे। हाँ, हर क्वेश्चन में 10 सेकंड से 15 सेकंड आपको दिए जाएंगे ताकि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकें। तो प्लीज़ सभी साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते हुए चलिएगा। ICDS योजना का के घटक हैं। आपको ये बताना है ICD जो योजना है उसका घटक क्या है। पूरक पोषण, प्रतिरक्षीकरण, स्वास्थ्य की जांच या आपको उपरोक्त में से सभी। आप जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। आप इसका आंसर क्या देने वाले हैं? जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए चलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लगाने वाले हैं? क्या ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? आप क्या लगाने वाले हैं? आ लीजिए, आपका टाइम भी खत्म हो चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ICD के अंतर्गत आपको पूरक पोषण, प्रतिरक्षीकरण तथा स्वास्थ्य की जांच, ये सारे इसके अंतर्गत कराए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ICMR 2010 के अनुसार 1 माइक्रोग्राम बी कैटोरीन रूपांतरण के बाद के बराबर होता है। आपसे पूछा गया है 6 UG रेटिनॉल, 8 UG रेटिनॉल, 10 NG रेटिनॉल या 12 UG रेटिनॉल। जल्दी से आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। आपका टाइम भी चालू हो चुका है। आप क्या आंसर देने वाले हैं इसका? जल्दी जल्दी आंसर करिएगा सब लोग। क्या आंसर आपका होने वाला है? जल्दी से आंसर करिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 8 UG रेटिनॉल। मतलब ICMR 2010 के अनुसार 1 माइक्रोग्राम बी कैटोरीन रूपांतरण के बाद जब 1 माइक्रोग्राम बी कैटोरीन होता है, जब उसका रूपांतरण होता है तो वो किस में बदल जाता है? 8 UG रेटिनॉल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? 8 UG रेटिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कपोत बक्ष पिज्जल चेस्ट, जो पिजन चेस्ट होती है, कि न्यूनतम रोग का लक्षण होता है। ये आपसे पूछा गया है कि कपोत वक्ष
पिंजन चेस्ट जो होती है वो किसकी न्यूनतम रोग का लक्षण है? रिकेट्स, मलेरिया, रतौंधी या एनीमिया? आप जल्दी से इसका आंसर दे दीजिएगा। सबको ही आंसर करना है, सब लोग आंसर करते हुए चलेंगे। सब लोग फटाफट आंसर दे दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि आप आंसर क्या लगा रहे हैं। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रिकेट्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? रिकेट्स, यानी बकछोत पग आपका जो होता है, कपोत, वक्ष, पिंजन, चेस्ट जो एक रोग होता है, ये रिकेट से संबंधित रोग होता है। किससे संबंधित? रिकेट से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विटामिन सी का समृद्ध स्रोत। अब आपको ये बताना है विटामिन सी का जो होता है, क्या ताज़ा फल, अनाज, दाल या इनमें से कोई नहीं? क्या आप लगाएंगे इसका आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दें। 10 सेकंड का समय है आपके पास। जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दें कि आप आंसर क्या देने वाले हैं। सबको ही आंसर करना है, सब लोग कमेंट बॉक्स में डालते हुए चलें, सब लोग आंसर करते हुए चलें। चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ताजे फल। देखिए विटामिन सी आपको किससे मिलेंगे? खट्टे और ताजे फलों से मिलेंगे, जिनमें रसदार फल होते हैं, जैसे आंवला हुआ आपका। रसदार फल में हम बोल सकते हैं नींबू होता है, संतरा होता है। इस टाइप के जो फल होते हैं, खट्टे मीठे फल, उनमें आपको विटामिन सी का अच्छा स्रोत देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा विटामिन सी का स्रोत अगर हम बोले तो आंवला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ICMR 2010 के अनुसार नवजात शिशुओं में 0 से लेके 6 माह के प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी ग्राम शरीर भार की मात्रा होती है। इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? 92 किलो कैलोरी, 100 किलो कैलोरी, है ना, 108 किलो कैलोरी या 120 किलो कैलोरी? शायद आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी मेरी वॉइस से, बिकॉज मेरी थोड़ा सा गला ख़राब है, इसके कारण थोड़ी अजीब सी आपको आवाज़ आ रही है। मगर आप क्वेश्चंस को पढ़ते हुए चलिएगा और उनके आंसर्स को सॉल्व करते हुए चलिएगा। और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट डालते हुए चलिएगा कि आपका कौन कौन सा क्वेश्चंस का आंसर सही हो रहा है। टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस हैं, 50 से आपको ज़्यादा ही क्वेश्चंस मिलेंगे और उनमें से आपको ये भी बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं और कितने क्वेश्चंस आपके गलत रहे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कि ICMR जो आपका 2010 में जो निकली थी रिपोर्ट, उसके अनुसार जो नवजात शिशु होते हैं और 0 से लेके 6 माह के प्रतिदिन वाले जो बच्चे होते हैं, मतलब 0 से लेके, मतलब जिस दिन से उनका जन्म हुआ है उस दिन से लेकर 6 माह तक उन्हें कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो उन्हें 92 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जीवाणु की वृद्धि और बहुगुणन में सहायता के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? जो जीवाणु की वृद्धि और उनका जो गुणन होता है, इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? आपसे सब पूछा गया है। जल, खाद्य पदार्थ, उपरोक्त तापमान या उपरोक्त में से सभी। अब आपको बताना है अगर किसी जीवाणु की वृद्धि हो रही है तो उसके लिए कौन कौन से आपको सहायता, मतलब कौन कौन सी आवश्यकता होगी, किस किस की सहायता की आवश्यकता होगी? जल, खाद्य पदार्थ, उपरोक्त आपका उपयुक्त तापमान या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। मतलब इन सभी की आपको क्या होगी? आवश्यकता होगी। आपको किसकी? जल की भी आवश्यकता होगी, खाद्य पदार्थ की भी आवश्यकता होगी और किसकी? आपको उपयुक्त तापमान की भी आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दस्त के उपचार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। जब दस्त लगता है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा होता है? आपसे पूछा गया है। यदि संभव हो तो निर्जलीकरण होने की रोकथाम, निर्जलीकरण होने की रोकथाम करना। यदि निर्जलीकरण हो जाए तो उसका तेजी से उपचार करना। बच्चे का पेट भरना। उपरोक्त में से चलिए जल्दी से इसका आंसर दे दीजिएगा कि इसका आंसर आप क्या लगाने वाले हैं। सबको आंसर करना है, फटाफट सब लोग आंसर करते हुए भी चलेंगे।
कि दस्त के उपचार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। दस्त के उपचार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग कौन से होते हैं? यदि संभव हो तो निर्जलीकरण होने की रोकथाम, मतलब अगर जो दस्त लगते हैं उस समय बहुत पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है बच्चों के शरीर में। यदि निर्जलीकरण हो जाए तो उसे तेज़ी से उपचार, मतलब आपको ORS वगैरह देना। अगर निर्जलीकरण हो गया तो ORS देना। बच्चे का पेट भरना, किसी न किसी उसको ऐसे हल्के फुल्के चीज़ें खिलाते रहना जिसमें जल की मात्रा अधिक हो, है ना, तो जिससे बच्चे का पेट भरा रहे। उपरोक्त में से सभी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। यानी निर्जलीकरण का जल्दी से जल्दी रोकथाम करना होगा। निर्जलीकरण होने पे उसे तेजी से उपचार करना होगा, यानी ORS या उसे जल युक्त कोई ऐसा पदार्थ जिसमें जल की मात्रा अधिक हो, जूस वगैरह देना, और बच्चे का पेट भरा रहना। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि प्रोटीन ऊर्जा पोषक के पोषण के कारण होने वाला रोग है। प्रोटीन ऊर्जा पोषण के कारण होने वाला रोग है कौन सा? क्षय रोग, आपका क्वाशिकर रोग, बुखार या मलेरिया। यानी क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस टीबी के बारे में बोल रहा है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, इनमें से कौन सा रोग है जो प्रोटीन की कमी से होता है, मतलब प्रोटीन की अगर आपके शरीर में कमी हो जाती है उसके कारण आपको रोग होता है, उसका नाम आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि इसका आंसर आप क्या लगाने वाले हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वाशिकर रोग। इसमें क्या होता है, बच्चों का शरीर में क्या उसकी कमी हो जाती है? प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसके कारण बच्चों में क्वाशिकर रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? क्वाशिकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ORA, आपका जो ओ आपका ओरल, जो आपका ORS है, जिसे हम, इसके फुल फॉर्म क्या है? इसकी इसकी फुल फॉर्म, तो आपसे अगर आपसे अलग से भी पूछ सकते हैं कि ORS की फुल फॉर्म क्या है, तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट घोल चिकित्सा का उपयोग के उपचार में किया जाता है। अब आपको ये बताना है ORS जो है आपका, ORS ये किस चिकित्सा के उपचार में किया जाता है? कब्ज, अल्सर अल्सर या मोटापा, संग्राहिणी यानी दस्त। अब आपको इसका आंसर देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपसे पूछा गया है, जल्दी से आपको इसका आंसर देना है, फटाफट कमेंट बॉक्स में डालना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप क्या लगाने वाले हैं? ABCD, जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संग्रहणी, यानी दस्त लगने पर, क्या लगने पर? दस्त लगने पर आपका ORS का उपयोग किया जाता है, घोल का उपयोग किया जाता है। डेंगू बुखार तेजी से फैलने की संभावना वाला विषाणुजन्य रोग है, ये द्वारा संचालित होता है। अब आपसे पूछा गया है डेंगू क्या है, बुखार है, ये किसके द्वारा फैलता है, ये आपसे पूछा गया है। एडिस मच्छर, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरल या आपका एनोफिजिल कुलिसी फैसिल या आपका एनोफ्लू, आपका इसके कारण फैलता है। अब जल्दी से इसका आंसर दे दीजिएगा, क्या आंसर लगा रहे हैं? 10 सेकेंड है ना। आपका जो एडिस मच्छर होती है, फीमेल एडिस, उसके कारण, या प्लाज्मोडियम के कारण, या आपका एनोफिलीज के कारण, या आपका फ्लूएक्टिलिटिस के कारण। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिएगा कि आप आंसर क्या लगा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडिस मच्छर के कारण। ना तो ये आपका फेल्सीफेरल के कारण फैलता है, ना ही आपका ये कुलिसी फैसिल के कारण फैलता है, और ना ही ये आपका एलोविटिसिस के कारण फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। पोलियो विषाणु शरीर के मध्य में प्रवेश करता है। पोलियो विषाणु जो होता है वो शरीर के माध्यम से प्रवेश करता है, किसके माध्यम से? मच्छरों के काटने से, संग्रहित आपका संक्रमित भोजन और जल पीने से, खांसी से, या कुत्ते के काटने से पोलियो विषाणु पूछा गया है। जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा कि पोलियो विषाणु जो होता है वो किसके माध्यम से पहुंचता है आपका, कि मच्छर काट लेगा तो पोलियो हो जाएगा, संक्रमित भोजन करने से, खांसी से, या कुत्ते के काटने से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कौन सा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आ जाएगा, इनमें से कौन
आपका गर्भावस्था की समस्या नहीं है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी गर्भावस्था से समस्या नहीं है। सारे मिक्स्ड क्वेश्चन है, आपको सब टाइप के क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे। हर टाइप के क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो गर्भावस्था से हो, शिशु काल से हो, प्रोटीन विटामिन को या कोई डिसीज से हो, सब टाइप के मिश्रित क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। जल्दी से अब इसका आंसर दे दीजिएगा। क्या आपका उकाई और या उल्टी, आपका दांत आपका जो दांत सड़ना, कब्ज या एडिमा या तरल एकत्र होने से उत्पन्न सूजन। एडिमा क्या होता है, जब आपके शरीर में कोई तरल पदार्थ धीरे धीरे क्या होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, एकत्रित होने लगता है, उसे एडिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिमा बोलते हैं, यानी तरल एकत्र होने से उत्पन्न सूजन। कहीं पे भी शरीर के जैसे पैरों में तरल उत्पन्न जो हो गया वो धीरे धीरे जमा होने लगा, उसका उपचार नहीं हो रहा तो उसके कारण एडिमा हो जाता है। अब बताना इनमें से क्या पूछा है, समस्या नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, दांत का सड़ना, है ना। इनमें से कौन सी गर्भावस्था की समस्या नहीं है, मतलब आपकी उल्टियाँ भी गर्भावस्था के कारण आपको देखने को मिलती, कब्ज भी हो जाता है और एडिमा भी हो जाता है, मगर दांत का सड़ना ये गर्भावस्था से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेटिन जो आपका क्रेटिनता होता है, यानी आपका जो जड़ बामता होती है, एक विकार है जो किशोर अवस्था और जो आपकी गर्भावस्था की कमी से पीड़ित रही माता से जन्म बच्चों में आपको देखने को मिलता है। कौन सा? आपका जड़ बामता जो होता है, विकार है एक जड़ बामता, जिसे हम क्रेटिनता कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटिनता कहते हैं। अब आपको बताना है इसका कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, आयोडीन किसकी कमी से आपको ये देखने को मिलता है। इसका आपको आंसर लगाना है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन की कमी से आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समेकित जो आपका होता है, समेकित बाल विकास सेवाओं में आपका का आरंभ होता है। अब आपको इसका आंसर देना है कि जो आपका समेकित बाल विकास सेवाओं का आरंभ होता है, मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो आपका सर्विसेज है, मतलब ICDS का आरंभ कब से हुआ है, ऐसा पूछा है आपसे। 2 जुलाई 1975, 2 अगस्त 1975, 2 अगस्त, 2 सितंबर 1975, 2 अक्टूबर 1975। तो इसका जो क्या राइट आंसर लगा रहे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा आप आंसर क्या लगाने वाले हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 2 अक्टूबर से आपका 1975 में क्या स्टार्ट किया था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज को क्या किया था, चालू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक रोग है जो से होता है, मतलब ये किससे होता है, साल्मोनेला जीवाणु से होता है, बेसिलस मायोको बैक्टीरियम से होता है, इकोलाई से होता है, या विषाणु से होता है। अब जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। वैसे बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है तो आप बहुत अच्छे से इसे लगा पाएंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बेसिलस मायोको बैक्टीरियम से क्या होता है, आपका ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान माता और गर्भस्थ शिशु के बीच पोषक तत्वों, ऑक्सीजन एवं अशिष्ट पदार्थों के विनिमय के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब गर्भ में जब शिशु होता है तो उसे भोजन कहाँ से मिलता है, ये पूछा गया है। गर्भनाल यानी प्लेसेंटा से, फैलोवियन नालिका से, तंत्रिका तंत्र से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल कठिन नहीं है। अब इसका आंसर दे दीजिएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगा रहे हैं, फटाफट डाल दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के द्वारा क्या दिया जाता है, गर्भस्थ शिशु को भोजन दिया जाता है। किसको? गर्भ में जो शिशु है प्लेसेंटा द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए आवश्यक अतिरिक्त कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा होती है।
आपका 650 किलो कैलोरी 15 ग्राम, 550 किलो कैलोरी 10 ग्राम, या आपका 450 किलो कैलोरी, या फिर आपका आ जाएगा ये 272 ग्राम, या 350 कैलोरी 272 ग्राम आपसे पूछा गया। पहले तो पूछा गया आपसे कैलोरी और दूसरा पूछा गया प्रोटीन, मतलब कितनी कैलोरी और कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 350 किलो कैलोरी और 275 किलो क्या चाहिए होता है, 72 किलो आपको प्रोटीन चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज है। कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं हड्डियों में? कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोराइड, या आपका कैल्शियम, फास्फेट और आयरन। अब इसका फिर फॉस्फेट, मैग्नीशियम और क्लोराइड, कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम। चलिए इसे आंसर दे दीजिएगा, इसका आंसर क्या लगा रहे हैं। सबको ही आंसर करना है, सब लोग आंसर करते हुए भी चलेंगे। फटाफट अपने आंसर्स लगाते हुए चलेंगे कि आप आंसर क्या लगा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम। ये कहाँ होते हैं आपके, है ना, हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज होते हैं। कौन कौन से? कैल्शियम, फास्फेट एंड मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्य रूप से पोषक तत्व पौष्टिक बच्चों की छाती दौरान सबसे सिर से अधिक तेजी से बढ़ता है। क्या? सामान्य रूप से पोषित बच्चों की छाती, है ना, आपकी छाती दौरान उसके सिर से अधिक तेजी से बढ़ती है। उसकी छाती जो है उसके सिर से अधिक तेजी से बढ़ती है। जीवन के प्रथम वर्ष में, जीवन के द्वितीय और तृतीय वर्ष में। आंसर दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगा रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, या आप माने जीवन के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में। कब? जीवन के द्वितीय एवं किसमें? तृतीय वर्ष में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, गर्भावस्था में माताओं में आयोडीन की कमी का कारण बन जाता है। गर्भावस्था में जो माता होती हैं उनमें आयोडीन की कमी का कारण क्या बन जाता है? जन्म के समय भार का कम होना, एनीमिया, EM, या आपका क्रेटिनता यानी जड़बामता। अब इसका आंसर दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगा रहे हैं। फटाफट आंसर लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप लोग क्या देने वाले हैं? सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलेंगे और साथ में आंसर देते हुए चलेंगे। फिर इसके बाद आप पहली बार अगर आप क्लास में आए हैं तो प्लीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी जड़बामता यानी साइकोमोटर विकास में क्या हो जाता है कि कमी के कारण गर्भावस्था में आयोडीन की कमी हो जाती है। एलाइजा परीक्षण का उपयोग पता लगाने के लिए किया जाता है। जो एलाइजा परीक्षण है वो किसके लिए किया जाता है आपसे पूछा गया है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, एड्स, या आपका मोटापा, किसके लिए किया जाता है क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर दीजिएगा। क्या आंसर आप लोग लगाने वाले हैं? फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एड्स, यानी एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? आपका एलाइजा टेस्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेविकार जिसमें व्यक्ति बार बार या लंबे समय तक अपोषक तत्वों जैसे प्लास्टर, चारकोल, मिट्टी, खाद, राख आदि को जाता है, मतलब आदि को जाता है कहलाता है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या देने वाले हैं? अनापाइका, अभ्रक, EM, या PIH। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा कि आप इनका आंसर क्या लगा रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पाइका। क्या हो जाएगा? पाइका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा एक मोनोसैकेराइड नहीं है? वो आपको बताना है। लैक्टोज, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, या फ्रक्टोज। मोनोसैकेराइड यानी जो केवल एक कार्बोहाइड्रेट से बना है। अगर जो दो या दो से अधिक कार्बोहाइड्रेट मतलब
यानी 2 से लेके 10 कार्बोहाइड्रेट इकाइयों से बना होता है, वो आपका कौन सा सैकेराइड होता है? डाइसैकेराइड होता है। और इससे ऊपर अगर कोई कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, कार्बोहाइड्रेट की जो इकाई होती है सैकेराइड उससे बना होता है, तो वो पॉलीसैकेराइड हो जाता है। मगर वो बोल रहे हैं इनमें से कौन सा मोनोसैकेराइड नहीं है, मतलब इनमें से कोई या तो डाइसैकेराइड होगा या तो आपका पॉलीसैकेराइड होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताइएगा, बाकी आपके 3 जो होंगे वो आपके मोनोसैकेराइड होंगे। तो जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा लैक्टोज। तो लैक्टोज क्या है? एक डाइसैकेराइड है, जबकि ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज ये सब क्या होते हैं? आपके मोनोसैकेराइड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईसीडीएस के 1 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को हर विटामिन ए के घोल की 2 लाख ILU मुख द्वारा दी जाती है। कब दी जाती है? 3 माह, 4 माह, 6 माह या 9 माह में, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर दे दीजिएगा। चलिए से कमेंट बॉक्स में आप आंसर क्या डाल रहे हैं, सब लोग ही आंसर करते हुए चलेंगे, कमेंट बॉक्स में डालते हुए चलेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह में। मतलब 6 माह में जो ICDS है इसके अनुसार जो 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनके मुख में क्या दिया जाता है? विटामिन ए का घोल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? विटामिन ए का घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी किस विटामिन से संबंधित न्यूनता का विकार होता है? किसका न्यूनता का विकार होता है? थायमिन, नियासिन, आपका राइबोफ्लेविन या आपका पेंटोथेनिक एसिड। अब इसका आंसर दे दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगा रहे हैं कि वेरी है ना, किस विटामिन के से संबंधित न्यूनता का विकार है। तो आपको भी पता है विटामिन बी के कारण वेरी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा थायमिन। क्या हो जाएगा? थायमिन। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में गर्भावस्था के दौरान आपका जो सुझावित भार जो होता है वो वृद्धि हो जाती है। सुझावित मतलब आपके जो माता होती हैं धीरे धीरे उनकी क्या हो जाती है? वजन में वृद्धि हो जाती है। कितनी हो जाएगी? 4 से 6 किलो, 5 से 6 किलो, 11 से 13 किलो या आपका 15 से 25 किलो। इसका आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 27 का आप आंसर क्या लगाने वाले हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 11 से 13 किलो माता में क्या हो जाता है? वजन बढ़ जाता है ना। भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार वृद्धि होती है। सुझावित मतलब है कि कितनी, मतलब एक अपन एवरेज मान सकते हैं कि समथिंग इतनी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किसी रोकथाम एंटीबायोटिक द्वारा नहीं किया जाता है। अब आपको बताओ इनमें से किसका रोकथाम एंटीबायोटिक द्वारा नहीं किया जाता? जब आपको कोई बीमारी हो जाती है उसके साथ आपको एक एंटीबायोटिक दी जाती है 5 दिन के लिए, ताकि आपकी जो भी रोग हो रहा है वो आप एंटीबायोटिक खाएंगे तो वो आपका वो रोग ठीक हो जाएगा। मगर इनमें से किस रोग के लिए नहीं दी जाती? खसरा, टेटनस या आपका कुष्ठ रोग या हैजा। अब इसका आंसर दे दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्फ्लुएंजा अल्प अवधि का एक क्षीण संक्रमण है जो आपका संपर्क को सांस द्वारा अंदर लिए जाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। कौन सा? इन्फ्लुएंजा। इसके बारे में पूछा है, ये किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु, विषाणु, कवक या शैवाल। क्योंकि इन्फ्लुएंजा क्या है? एक अल्पावधि बहुत कम समय के लिए होने वाली एक बीमारी है जो आपके तीक्ष्ण संक्रमण से, मतलब संक्रमण के कारण ये फैलती है। सांस द्वारा अंदर किए जाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, मतलब जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक या शैवाल द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायरस, यानी राइट आंसर हो जाएगा विषाणु, यानी वायरस द्वारा ये फैलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। का अर्थ निषेचन से लेकर आरंभिक भ्रूण के विकास के से होता है। गर्भावस्था में रोग आपका जो रोपण की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक लगने वाले समय से
होता है। अब आपसे देखिए मैंने क्या बोला था, सब टाइप के क्वेश्चन, गर्भावस्था से भी संबंधित क्वेश्चन, बीमारियों से संबंधित क्वेश्चन, विटामिन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से भी संबंधित क्वेश्चन और अलग से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसमें आए गए हैं। उन सब के आंसर दीजिएगा कि गर्भावस्था, इनमें से भ्रूण अवस्था, जनिक अवस्था, गर्भज अवस्था या नवजात अवस्था, अब आपको इसको आगे लगाकर देखना है, का अर्थ निषेचन से लेकर आरंभिक भ्रूण के विकास से होता है। इनमें से किसका निषेचन से लेकर आरंभिक भ्रूण के विकास तक के लिए होता है? गर्भावस्था में रोपण की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक लगने वाले समय को क्या कहा जाता है, आपसे पूछा गया। अब इसका आंसर दे दीजिएगा। क्या भ्रूण अवस्था कहा जाता है, जनिक अवस्था कहा जाता है, गर्भज अवस्था कहा जाता है या नवजात अवस्था कहा जाता है? आंसर दीजिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जनित अवस्था। क्या हो जाएगा? जनित अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन मेरास्मस यानी सूखा रोग का एक लक्षण नहीं है? आपसे पूछा गया है, मेरास्मस यानी सूखा रोग का एक लक्षण नहीं है। चंद्रमुख, पेशी क्षय, वृद्धि धीमी हो जाना या झुर्रियाँ आ जाना। अब इसका आंसर दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगा रहे हैं। फटाफट आंसर करिएगा सब लोग, सबके आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए और सबको ही आंसर करना है। चंद्रमुख, पेशी क्षय, वृद्धि धीमी हो जाना या झुर्रियाँ त्वचा पे आ जाना, सबको आंसर करना है। कमेंट बॉक्स में फटाफट डालते हुए चलिएगा, साथ साथ करते हुए भी चलिएगा। देखिए, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी चंद्रमुख हो जाना। आई होप आप सभी ने इसका आंसर सही लगाया होगा। जब सूखा रोग हो जाता है, मेरास्मस रोग हो जाता है, उसका लक्षण क्या हो जाता है? चंद्रमुख हो जाना। सॉरी, नहीं है, लक्षण नहीं है, मतलब पेशियाँ क्षय हो जाती हैं, वृद्धि धीमी होने लगती है और त्वचा पे झुर्रियाँ भी आने लगती है, मगर उसका मुख चंद्रमुख नहीं होता है। नहीं हो पूछा था तो आंसर होगा चंद्रमुख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीपीटी यानी वैक्सीन का उपयोग की रोकथाम के लिए किया जाता है, मतलब डीपीटी का फुल फॉर्म पूछा गया है, बताइएगा। पोलियो, डिप्थीरिया, टेटनस, आपका डिप्थीरिया काली खांसी, टेटनस ट्यूबरकुलोसिस पोलियो या डिप्थीरिया टाइफाइड आपका टेटनस। अब जल्दी से इसका आंसर दे दीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसे लगा सकते हैं। डीपीटी वैक्सीन का फुल फॉर्म पूछा गया है, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा कि आप आंसर क्या लगाएंगे इसका। सबको ये आंसर फटाफट लगाते हुए चलना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिप्थीरिया काली खांसी यानी टेटनस। इसे पर्टुसिस भी बोलते हैं, काली खांसी को, इसलिए है डिप्थीरिया पर्टुसिस यानी आपका डीपीटी यानी टेटनस। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा थोड़ा गलत है? इनमें कौन सा जोड़ा क्या है? गलत है। रेबिस कुत्ते से होता है, प्लेग चूहे से होता है, फीता कृमि जो होता है वो सुअर से होता है, पोलियो बंदर से होता है। अब इसका आंसर दीजिएगा, इनमें से कौन सा जोड़ा आपका गलत? चलिए इसे आंसर दे दीजिएगा, कौन सा जोड़ा इसमें से गलत है। फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि आप आंसर क्या डालने वाले हैं इसका। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग आंसर क्या लगा रहे हैं। सबका कमेंट में आंसर आना चाहिए, सभी को डालना भी है। क्वेश्चन नंबर जो 33 है, इसका आंसर आप क्या लगाने वाले हैं? अच्छे से आप क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या ए लगाएंगे, बी लगाएंगे, सी लगाएंगे या डी, इनको आपको कमेंट बॉक्स में डालते हुए चलना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलियो बंदर के कारण नहीं होता है, यानी रेबिस कुत्ते से होता है, प्लेग चूहे से भी होता है, फीता कृमि आपका सुअर से होता है, पर पोलियो बंदर से नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपका कि 34 नंबर का क्वेश्चन है, स्तनपान करा रही महिलाओं में औसत दैनिक दुग्ध उत्पादन होता है। जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं, दैनिक उनके कितना दूध का उत्पादन होता है? आपका 250 मिलीग्राम, 450 मिलीग्राम, 350 मिलीग्राम या 250 मिलीग्राम। चलिए आंसर दे दीजिएगा, इसका आंसर आप क्या लगा रहे हैं? फटाफट आंसर लगा दीजिएगा कि इसका आंसर आप लोग क्या लगाने वाले हैं। जल्दी से, क्या 650 मिलीग्राम दूध उत्पादन होता है, या आपका 450 या 350 या आपका 250? क्या आंसर हो जाएगा? आंसर दीजिएगा इसका।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 650 मिली आपका लीटर क्या होता है, दूध का उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि स्वस्थ बच्चे का भार की आयु तक उसके जन्म के समय के भार का 2 गुना होता है। अब आपको बताना है कि जब स्वस्थ बच्चे का भार जो होता है कि आयु तक उसके जन्म के समय के भार से 2 गुना, मतलब किस उम्र में बच्चे का जो भार होता है जिस समय उसका जन्म हुआ है उसका दुगना हो जाता है। 2 वर्ष, 1.5 वर्ष, 1 वर्ष या 6 माह में। चलिए आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि आप लोग क्या आंसर डालते हुए चल रहे हैं। सबको ही आंसर करते हुए चलना है, आंसर देते हुए चलना है। चलिए फटाफट लगा दीजिएगा कि आप लोग आंसर क्या लगा रहे हैं। देखते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों के क्या आंसर आएंगे। तो इसकी आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपके जो 50+ क्वेश्चन चल रहे हैं, ये आपकी एक सीरीज चल रही है जो आपकी महिला पर्यवेक्षक की जल्दी से जो आपके कंप्लीट मतलब पेपर आने वाले हैं उसके लिए सीरीज आ रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 माह में हो जाता है। मतलब बच्चे अगर आपका 2.5 किलो का अगर बच्चा हुआ है तो 6 माह आते आते वो पूरे 5 किलो का हो जाएगा। क्या होता है, बच्चे के जन्म के बाद धीरे धीरे उसका वजन बढ़ता है। अगर बच्चे का वजन नहीं बढ़ा होता है तो चिकित्सा जो आपके आंगनबाड़ी केंद्र में जो महिलाएं होती हैं वो आपको स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य जो आपका समुदाय केंद्र होता है उन पर आपको भेजकर उसकी बच्चे की जांच करवाने की सलाह देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विटामिन डी की रोकथाम करना है। अब विटामिन डी की रोकथाम क्यों करना है, रिकेट्स के लिए या आपकी अस्थि मृदुता के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए या ओप्रोक्टमेसिस। तो अस्थि मृदुता यानी ऑस्टियोमेलिसिस के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, ओप्रोक्टमेसिस। इसका आंसर दीजिएगा कि आप इनका आंसर क्या लगा रहे हैं। विटामिन डी आपको पता है धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। चलिए इसका आंसर लगा दीजिएगा। आप इसका आंसर क्या लगाने वाले हैं, सब लोग ही आंसर करते हुए चलेंगे। कमेंट बॉक्स में ए है तो ए लगा दीजिएगा, मगर क्वेश्चन साथ लिखी गया 36 का ए लगाना है या आपको 36 का आपको बी लगाना है। जो भी आपको आंसर लगाना है इस टाइप के आप लगा के चल सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त में से सभी। मतलब विटामिन डी होता है, अगर हमें इसकी कमी हो जाती है तो रिकेट्स भी हो जाता है, ऑस्टियोमेलिसिस भी हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी आपके जो हड्डियां होती हैं उसमें बारीक बारीक क्या हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं, इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं उसे। प्रति 1000 सजीव जन्म पर जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाले शिशु की जनसंख्या को कहा जाता है। देखिए अगर आपका स्वस्थ 1000 बच्चों का जन्म हो रहा है और उनमें से 1 वर्ष यानी 1 साल के अंदर जितने भी बच्चों मृत्यु हो जाती है उसे क्या कहा जाता है, नवजात रुणन्ना कहा जाता है, नवजात मृत्यु दर कहा जाता है, मातृ मृत्यु दर कहा जाता है या आपकी मातृ मृत्यु दर क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, आपका इसका आंसर क्या लगा रहे हैं। सबको ही कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करते हुए चलना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवजात मृत्यु दर कहा जाता है। क्योंकि 1 साल तक के बच्चों की अगर जो बच्चे की मृत्यु हो जाती है उसे कहा जाता है नवजात मृत्यु दर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा वर्गीकरण कुपोषण के पार और अवधि की पहचान करता है। कौन सा वर्गीकरण कुपोषण के प्रकार और अवधि की पहचान करता है। मोमेज वर्गीकरण, IAP वर्गीकरण, बोट्रोलो वर्गीकरण या बेलकम वर्गीकरण। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। क्या आप आंसर देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का क्या आंसर होगा, चलिए इसे कमेंट बॉक्स में डाल दें कि आपके क्वेश्चन नंबर 38 का क्या आंसर आप लगाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा कि आप लोग क्या आंसर लगाते हुए चल रहे हैं। सभी कमेंट बॉक्स में डालते हुए चलेंगे। अच्छे से लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 या ABCD जो भी आप लगाने वाले हैं उस क्वेश्चन को लगा दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपकी बोट्रोलो वर्गीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोट्रोलो वर्गीकरण कहा जाता है। कौन सा वर्गीकरण कुपोषण और अवधि की पहचान करता है, तो बोट्रोलो वर्गीकरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गर्भावस्था के दौरान अवस्था अतिरिक्त प्रोटीन के लिए आवश्यक होता है। क्या होता है, गर्भावस्था के दौरान आपका
आवश्यक गुरान आपका जो अतिरिक्त प्रोटीन के लिए आवश्यक होता है। गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि, गर्भावस्था के आधार पर वृद्धि, आपका जो उल्व तरल के निर्माण के लिए उपरोक्त में से सभी। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा कि आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी में से आप क्या आंसर लगा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? उपरोक्त में से सभी। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40 है, ICDS योजना के लाभार्थी हैं। आपको ये बताना है ICDS जो योजना है उसके लाभार्थी हैं। कौन कौन है लाभार्थी? 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे, गर्भवती महिला, स्तनपान करा रही महिलाएं या उपरोक्त में से सभी। चलिए आंसर दे दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 40 का आप आंसर क्या देने वाले हैं। जल्दी से सब लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल देंगे कि कमेंट बॉक्स में क्या आप आंसर डाल रहे हैं कि आपका ICDS की योजना का लाभार्थी कौन होते हैं। 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं, या आपका गर्भवती महिलाएं होती हैं, या आपकी स्तनपान कराने वाली महिला होती हैं, उपरोक्त में से सभी। जल्दी से क्या आंसर डालने वाले हैं, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा आप इसका आंसर क्या लगा रहे हैं। सबको ही आंसर देना है, सब लोग आंसर करते हुए भी चलेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। कि ICDS योजना के लाभार्थी कौन है? तो ICDS योजना के लाभार्थी 0 से आपके 6 वर्ष की बच्चे हैं। क्या हैं? 0 से लेके 6 आयु वर्ष के बच्चे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए। क्योंकि के लिए अतिरिक्त, इनमें से किस चीज़ के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए? गर्भावस्था शिशु की वृद्धि एवं शारीरिक गतिविधियों के लिए, गर्भनाल की वृद्धि के लिए, माता के शरीर में वृद्धि के लिए, उपरोक्त में से सभी। चलिए आंसर दे दीजिएगा। इसका आंसर आप लोग क्या लगाने वाले हैं? सबको आंसर देना है, सब लोग आंसर लगाते हुए भी चलेंगे। फटाफट आंसर देते हुए चलेंगे कि आप क्या लगा रहे हैं। कि गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की वृद्धि बढ़ जाती है। ऊर्जा की वृद्धि बढ़ जाती है क्योंकि के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें किसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? गर्भस्थ शिशु की वृद्धि एवं आपकी शारीरिक वृद्धि के लिए, गर्भनाल की वृद्धि के लिए, माता के शरीर में वृद्धि के लिए, यह उपरोक्त में से सभी। चलिए आंसर दे दीजिएगा क्या आंसर है इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी आपके गर्भस्थ शिशु वृद्धि के लिए भी चाहिए होती है, गर्भनाल की वृद्धि के लिए भी चाहिए होती है, माता के शरीर में वृद्धि के लिए भी चाहिए होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया उपरोक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैजा और दस्त द्वारा होता है। आपको ये बताना, हैजा और दस्त किसके द्वारा? विषाणु संक्रमण द्वारा, जीवाणु संक्रमण द्वारा, कृमि द्वारा, या प्रोटोजुआ द्वारा। चलिए आंसर दीजिएगा। क्या आंसर आने वाले हैं आपके? सबके आंसर आने चाहिए इसमें। कमेंट बॉक्स में सबको ही आंसर करते हुए चलना है कि आप लोग क्या आंसर लगा रहे हैं। फटाफट लगाइएगा कि हैजा और दस्त के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हैजा और दस्त आपके जीवाणु संक्रमण द्वारा, विषाणु संक्रमण द्वारा, कृमि द्वारा, या प्रोटोजोआ द्वारा। किसके द्वारा होता है ये आपको आंसर देना है। चलिए जल्दी आंसर लगा दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगा रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कि हैजा और जो दस्त होते हैं वो आपके जीवाणु संक्रमण यानी बैक्टीरिया के कारण होते हैं। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रहा, शाकाहारी माता में की कमी होने की संभावना अधिक होती। इनमें से शाकाहारी जो माताएं होती हैं इनमें से किसकी कमी होने की संभावना होती है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B12, या आयरन। अब इसका आंसर दे दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगाएंगे। जल्दी से आंसर कर दीजिएगा इसका।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगा रहे हैं कि जो शाकाहारी माता होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ की कमी देखने को मिलती है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B12 या आयरन। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। आप आंसर क्या लगाने वाले हैं इसका? सबको ये आंसर करना है। फटाफट आंसर करते हुए भी चलेंगे सब लोग कि इसका राइट आंसर आप क्या लगाने वाले हैं। जल्दी से लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आपकी विटामिन B12 की कमी देखने को मिलती है। शाकाहारी माता में ज़्यादातर आपको किसकी कमी देखने को मिलेगी? विटामिन B12 की कमी देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका स्किन फोल्ड जो होता है जो आपका कैलिपर्स की मोटाई मापते हैं। स्किन फोल्ड कैलिपर्स की जो होती है उसकी मोटाई किससे नापी जाती है? प्रोटीन की परत, वसा की परत, कार्बोहाइड्रेट की परत या आपका पानी की परत? ये आपको आंसर देना है। जल्दी से डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर आप क्या लगाने वाले हैं। सबको ये आंसर लगाना है। सब लोग आंसर लगाते हुए भी चलेंगे, फटाफट कमेंट बॉक्स में डालते हुए भी चलेंगे। जल्दी से आंसर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आपका आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से लगा दीजिएगा, जल्दी जल्दी फटाफट। स्किन फोल्ड कैल्सी आपका जो कैलिपर्स मोटाई नापने की इकाई होती है। प्रोटीन की परत, वसा की परत, कार्बोहाइड्रेट की परत या पानी की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वसा की परत। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? वसा की परत नापने की इकाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टिटनेस का अभिलक्षण है। इसमें बताना है इसमें से टिटनेस का कौन सा लक्षण है, ये आपको आंसर करना है। कि आपका पेशियों में दृढ़ता एवं आपका दर्द युक्त ऐंठन, प्रायः जबड़े की पेशियों के कड़ेपन एवं दर्द की शुरुआत होती है। आपका उत्तर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी है, उदर की पेशियों में दर्द होता है। उदर जो पेशियां होती हैं उनमें दर्द होता है या उपरोक्त में से सभी? चलिए आंसर दे दीजिएगा कि पेशियों में दृढ़ता एवं दर्द युक्त ऐंठन होती है, प्रायः जबड़े की पेशियों में कड़ेपन एवं दर्द की शुरुआत हो जाती है, उदर की पेशियों में दर्द होने लगता है या उपरोक्त में से सभी? चलिए से टिटनेस की अभिलक्षण है, इसमें से बताना है टिटनेस का लक्षण क्या है। फटाफट आंसर कर दीजिएगा टिटनेस के लक्षण क्या होते हैं। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या डाल रहे हैं। सबको ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना है कि आपका आंसर क्या होने वाला है। फटाफट कर दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोगों ने सबने ही डी लगाया होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संस्थागत प्रसवों के लिए इनमें से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय की शुरुआत आपकी जो खुराक में 24 घंटे के अंदर के रूप में दी जाती है? अब इसका आंसर देना है आपका कि जो संस्थागत प्रसव होते हैं तो उनमें जब वैक्सीन होती है 24 घंटे के अंदर कौन सी खुराक दी जाती है? HIV की दी जाती है, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया या हिम आपका सुस्ती जो कृत होता है यानी लायोफिडाइल्स होता है उसके लिए दी जाती है? किसके लिए दी जाती है बताना है। जल्दी से आंसर दीजिएगा कि आपका HIV के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए या निमोनिया के लिए या आपका जो हिमशुष्कीकृत होता है यानी लायोफिलाइड्स किसके लिए दी जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस बी का 24 घंटे के अंदर टीका लगा खुराक दे दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि शुरुआती 2 या 3 दिनों के दौरान युद्ध आपका दुग्ध आपका ग्रंथियों में पतला एवं पीला तरल आता है तो सामान्य दूध से भिन्न होता है क्योंकि इसमें क्या कहते हैं इसे? विशेष दूध, कथई दूध या पीयूष आपका कोलेस्ट्रम या आपका प्रोटीन ए? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। जो स्टार्टिंग में दूध आता है वो कैसा होता है? आपका पतला होता है और पीला तरल आता है, मतलब पीले कलर का तरल आता है, उसे क्या कहा जाता है? विशेष दूध कहा जाता है, कत्थई दूध कहा जाता है, पीयूष यानी उसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है या आपका विटामिन
ए प्रोटीन कहा जाता है। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर लगाना है आपको। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा कि इसका आंसर आप क्या लगाना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोलेस्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 25 फरवरी 2012 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की बेसिक सूची के दिया गया था। क्या निकाल दिया था? वैश्विक जो सूची है उससे क्या निकाल दिया गया था? खसरा महामारी वाले देश को, पोलियो महामारी वाले देश को, ट्यूबरकुलोसिस महामारी वाले देश को, या टेटनस महामारी वाले देश को। अब इसका आंसर दे दीजिएगा कि 25 फरवरी 2012 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, यदि WHO द्वारा किसे वैश्विक सूची से निकाल दिया गया था? खसरा महामारी को, पोलियो महामारी को, ट्यूबरकुलोसिस महामारी को, या टिटनेस महामारी को। चलिए इस आंसर दे दीजिएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 48 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का, पोलियो महामारी वाले देशों को हटा दिया गया था क्योंकि इनमें पोलियो की मात्रा क्या हो गई थी? कम हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल का अच्छा स्रोत नहीं है। जो हरी पत्तीदार वाली सब्जियां होती हैं तो वो ताजे फल का स्रोत नहीं है। आपको ऐसा बताना है। विटामिन विटामिन ए, विटामिन सी, या आयरन। हरे पत्तीदार वाली सब्जियों में अच्छा स्रोत नहीं है। किसका नहीं है? विटामिन ए, विटामिन सी, या विटामिन या आयरन। जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगा रहे हैं। सबको ही आंसर लगाते हुए चलना है, सब लोग आंसर देते हुए भी चलेंगे। सब लोग फटाफट आंसर कर दीजिएगा इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या लगा रहे हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि, और हाँ, इसकी पीडीएफ आपको स्टार्टिंग से पूरी क्लास एंड तक देखनी है। पूरी क्लास देखते हुए रहिएगा। अगर आपने इससे पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। आज की क्लास का नंबर क्या है? आज की क्लास 6 नंबर की है। इससे पहले 5 क्लासेस और डल गई हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप उससे नहीं लेना चाहते तो चैनल पर जाइएगा, महिला पर्यवेक्षक डालिएगा, आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन। क्या हो जाएगा? विटामिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के द्वारा आपके दायरे में आता है? जल्दी से बताइएगा कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के दायरे में आता है? आयोडीन न्यूनता विकास नियंत्रण कार्यक्रम, विटामिन बी न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, विटामिन सी न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, या आपका कैल्शियम न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा आप इसका आंसर क्या लगाने वाले हैं। सबको ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, आंसर भी देना है। चलिए इसका आंसर लगा दीजिएगा। आंसर क्या लगाने वाले हैं सबको आंसर करना है, फटाफट आंसर करना है। चलिए जल्दी आंसर कर दीजिएगा कि आप लोग आंसर क्या लगाएं जल्दी से फटाक से, क्योंकि क्वेश्चंस को कभी कभी कोई थोड़े से डिफ़िकल्ट भी दिए हैं, ईजी भी दिए हैं। हर टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम पूरे क्वेश्चन ईजी भी नहीं दे सकते और सारे क्वेश्चन कठिन भी नहीं दे सकते, इसलिए मिक्सड क्वेश्चन बन के आप लोगों के आए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है? आयोडीन न्यूनता विकास नियंत्रण कार्यक्रम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा कारक गर्भस्थ शिशु के जन्म के समय कम भार को प्रभावित करता है? अब आपको बताना है, गर्भस्थ शिशु है उसका भार कम है, को कौन आपको प्रभावित करेगा? माता की आयु, माता की अनुचित या अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल, उपरोक्त में से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। चलिए 51 का आंसर दे दीजिएगा। आपके 50+ क्वेश्चन में आपको 51 का आंसर दे दीजिएगा कि आप आंसर क्या लगाने वाले हैं इसका। तो माता की आयु, माता की अनुचित या पर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल, उपरोक्त में से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। चलो क्या लगा रहे हैं फटाफट लगा दीजिएगा आंसर। आई होप आप लोग सही आंसर ही लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, माता की आयु और माता की आयु अनुसूचित या अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
अपेक्षित आयु वर्ग में से कम लंबाई वाले बच्चों को कहा जाता है। अपेक्षित जो आयु वर्ग होते हैं उनमें से जो कम लंबाई वाले बच्चे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्षयी, वृद्धिरुद्र कहा जाता है, सामान्य से कम भार कहा जाता है या सामान्य से अधिक भार कहा जाता है। चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगाएंगे। फटाफट आंसर डाल दीजिएगा इसका कमेंट बॉक्स में कि क्षय, वृद्धि, रुद्र कहा जाता है, समान से कम कहा जाता है, भार या समान से अधिक भार कहा जाता है। चलिए आंसर फटाक से लगा दीजिएगा। इसका आंसर आपको क्या लगाना है, सबको ही देते हुए चलना है आंसर फटाफट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी वृद्धि रुद्र कहा जाता है। अपेक्षित आयु आपके वर्ग की कम लंबाई, तो उनकी वृद्धि कैसी हो जाती है? रुक जाती है, इसलिए इन्हें वृद्धि रुद्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आपका क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है? गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है? संक्रामक, पोषक, आनुवांशिक या उपरोक्त में से सभी? आंसर दे दीजिएगा। क्या आप आंसर क्या लगाएंगे इस क्वेश्चन का? सबको आंसर लगाना है, सब लोग आंसर लगाते हुए भी चलेंगे। सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर लगा देना। संक्रमण, पोषक, आनुवांशिक या उपरोक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। यानी आपको संक्रमण भी, किसी कारण का संक्रमण हो गया तो भी शिशु की जो हाइट है वो बढ़ने में, वृद्धि में रुकावट आ जाएगी। पोषण के कारण भी हो जाता है। आनुवांशिकता के, अगर आपकी फैमिली में किसी की हाइट छोटी है, किसी की बड़ी है और आपके अंदर जीन्स ऐसे आए हैं कि जिनकी हाइट छोटी है तो फिर आपकी भी हाइट छोटी रहेगी। चलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से आपका सभी। चलिए आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। आज हमारे जो 50 प्लस क्वेश्चन में थे जो हमारे आज के कंप्लीट हो चुके हैं। 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस रहे हैं। आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है तो 50 में से आपके कितने आंसर्स आए हैं, कितने क्वेश्चन सही गए हैं, कितने क्वेश्चन गलत गए हैं। ये सीरीज़ आपको डेली देखने को मिलती है। डेली में 50 प्लस क्वेश्चन हम बना के आपको दे रहे हैं, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट मिक्स्ड क्लास दी गई है ताकि आपको सब टाइप के क्वेश्चंस हमारी क्लास में देखने को मिले। आपको हर टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला है जिसमें चाहे वो गर्भावस्था हो, शिशु पोषण संबंधित सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम प्रहार चल रहा है। कोई क्लास नंबर हमारी आज की 6 थी। अभी तक आपने अगर आगे की पुरानी क्लासेस नहीं देखी उन्हें भी देख लीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। सब लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्लास को शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। पुरानी क्लासेस को ज़रूर देख लीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कल अब आपके लिए नई क्लास लेकर आएंगे और आगे के क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऐसे सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे और सारे ही कैसे क्वेश्चन होंगे? मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे ताकि आप उनकी अच्छे से तैयारी कर सकें। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आज की क्लास कैसी लगी, आज के क्वेश्चंस कैसे लगे और आप जल्दी से अब न्यू क्लास आए तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।